हाँ सर। हाँ ठीक है सर। ठीक। सर इनिशिएट करेंगे आप? अच्छा। ओके ओके। ठीक है सर। ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है सर, शुरू कर रहा हूँ। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, और टॉपिक है हमारा विद्यालयी शिक्षा में भाषा की शक्ति एवं विविध सरोकार। जैसा कि टॉपिक के अनुसार हमें बोलना होता है कि विद्यालयी शिक्षा में भाषा और क्या उसकी क्या शक्ति है, और भाषा के अंदर कौन कौन से ऐसे, ठीक है सर, भाषा के अंदर कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो विद्यालयी शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं, विद्यार्थियों के एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा वेपन होता है जिसके सहारे वो अपने भविष्य को और समाज को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाषा क्या है, और चूंकि भाषा को एक नाम दिया गया है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं दुनिया में बोली जाती हैं, परंतु भाषा की उत्पत्ति और जो भाषा की शक्ति है, कैसे हम भाषा को ये मान लें कि वो उसके पास एक शक्ति है, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है मूर्त और अमूर्त रूप से, जिससे हम अपनी भावनाएं, अपने मनोवेग को प्रदर्शित करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। कौन सी ऐसी शक्ति प्रदान है, जो विद्वानों ने कहा है कि भाषा के आधार पर ऐसा कहा भी जाता है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। पेन में वो शक्ति है, भाषा में वो शक्ति है, जिसकी वजह से हम समाज को एक अच्छा रूप दे सकते हैं, और देश समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो भाषा तो संस्कृत की उत्पत्ति भात शब्द से है, भाषा की, जिसका मतलब है कहना या बोलना। तो कहने और बोलने से हमारा तात्पर्य है कि हम किससे बोलें, कम्युनिकेशन हमारा किससे हो, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, और जिनसे हमारा संबंध होता है, हमारे अंदर की जो भावनाएं चलती हैं हम उनको शेयर करते हैं, वो हमें समझते हैं, उसका उत्तर देते हैं, जिससे कि एक कम्युनिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि भाषाएं और मनोभाव को व्यक्त करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि भाषा सांकेतिक रूप से अगर आप देखें तो सबके पास कुछ ना कुछ एक मीडियम दिया है नेचर ने, प्रकृति ने। पक्षी भी बोलते हैं, उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी आवाज़ है। पशु पक्षियों के अंदर भी अपने को कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है, परंतु वो भाषा नहीं कहलाती है। उनका एक जरिया है बस, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे को वो पहचानते हैं विविध प्रकार से। परंतु हम मनुष्य को एक भाषा दी गई है, एक लिपि हमारे पास है, जिसके सहारे हम जो है अपने भाव को, अपने विचारों को बेहतर ढंग से जाहिर करते हैं, और हम एक सामाजिक दायरे के अंदर रह के चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, तो अगर विद्यालय की बात शुरू हो रही है तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें सवाल करना चाहिए कि विद्यालय का स्वरूप या विद्यालय का निर्माण, और चाहे कॉलेज का निर्माण हो, चाहे यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, उसके पीछे का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो क्या है, ये चीज़ें क्यों बनी हैं। चाहे आप कितनी भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर लें, लेकिन उसके पीछे का जो एक बहुत उद्देश्य होता है वो हमें जानना जरूरी है। तो अगर विद्यालय का स्वरूप निर्माण किया गया है तो उसका क्या कारण था? उसका कारण था समाज की बेहतरी, समाज को एक अलग तरीके से चलाना, बेहतर तरीके से चलाना, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, सामाजिक दृष्टिकोण हो। विविध प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसको हम समाज के अंदर ला के समाज को बेहतर करते हैं। तो विद्यालय से पहले पहले हमें समाज के बारे में सोच के और बच्चों की भलाई,
बच्चों की भलाई, चाहे वो किसी भी दिशा में जाना चाहे, किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहे, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, परंतु जहाँ तक जब भाषा की बात आती है और भाषा की शक्ति की बात आती है, और खासकर विद्यालय जो कि शुरुआती दौर होता है हमारी ज़िंदगी का, हम सबने विद्यालय से शुरुआत की है। अगर हम वहाँ पे कोशिश करें कि एक ऐसी भाषा जो हमारी अपनी है, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, अगर वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और बच्चे उससे पहले घर से जब होके आते हैं, मम्मी पापा या जो अभी पारिवारिक जो हमारा परिवेश रहता है, समाज का जो हमारा परिवेश रहता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है तुरंत जैसे ही बड़ा होना शुरू होता है वो विद्यालय में चला जाता है। उससे पहले का जो उसका एटमॉस्फेयर है, घर का, परिवार का, जो उसकी भाषा है, अगर वो यहाँ हिंदी चल रही है घर पे, तो जाहिर सी बात है कि वो स्कूल जब जाएगा और वहाँ पे भी हिंदी भाषा को लेके चीज़ों को पढ़ेगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो और भी विषय हो, सामाजिक विज्ञान के विषय हो, तो उसके लिए बहुत सहूलियत रहती है। उसके लिए आसानी ये होती है कि जो चीज़ें वो बचपन से, जो पहला शब्द उसने बोला या सोचना समझना शुरू किया, और वही भाषा उसे विद्यालय में मिल रही है, तो उसके लिए शिक्षा जो है एक बहुत ही, एक कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म पहले से तैयार रहता है, बस उसे प्ले करना होता है। अगर दूसरी भाषा उसे सिखाई जाए या दूसरी भाषा अगर उसे चीज़ों को सीखने के लिए कहा जाता है, तो उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें वो कर नहीं सकता है, परंतु ये होता है कि कहा जाता है कि मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। और जहाँ तक मातृभाषा की बात आ रही, तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया था, जिसको मुझे बताना मैं आवश्यक समझता हूँ, और वो फॉर्मूला था एच फॉर्मूला। उन्होंने 3 एच की बात की। पहला है, जिस एच को उन्होंने बताया था, हेड, हैंड एंड हार्ट। ठीक है, ये 3 एच कैसे काम करते हैं? उन्होंने कहा कि अगर मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण किया जाए तो तीनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन रहता है, तालमेल जिसको कहते हैं। तो तालमेल का मतलब है कि अगर आप हेड से सोचना शुरू कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सारा मसला जो है दिमागी तौर से ही चलता है। हमारी पढ़ाई, हमारी समझ, हमारी सोच, हमारे अंदर उठने वाले सारे मनोभाव, सारी उत्पत्ति जो है दिमागी है। और हाथ और हमारे शरीर तो बस एक टूल है। अगर हमें पानी पीने का मन कर रहा है, ग्लास तो उठाना ही है, तो वो संकेत हमें कहाँ से मिलते हैं ये सबको पता है। तो उन्होंने हेड की बात की है, कहा है कि अगर हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आएँ, ऐसे शब्द आएँ, और ऐसे अगर हमें साइंस ही पढ़ना है, तो अगर हमारे सिद्धांत हिंदी में अगर हम समझ रहे हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कि सारे अच्छी किताबें जो आज के समय में लोग कहते हैं कि बहुत ऑथेंटिक बुक हैं, वो सारी किताबें आती हैं फॉरेन से, और वो इंग्लिश में हैं। तो वो अगर हम किसी को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, किसी भी बच्चे को जिसके अंदर एक इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, और उसे हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ा है 12th तक, और वो ग्रेजुएशन में जाते ही उसे इंग्लिश मिल जाती है। अब उसके लिए समस्या है कि वो पूरी अपनी ऊर्जा को इंग्लिश सीखने में लगाएगा, जबकि मातृभाषा के तौर पे उसने शिक्षा ली है हिंदी में। तो दिक्कत यहाँ पे होती है कि उसकी शक्ति वहाँ, जब तक वो हिंदी में था तब तक वो कंफर्टेबल था, बहुत आसानी से चीज़ों को कर रहा था, समझ रहा था और उत्तर भी दे रहा था। और जब इंग्लिश की बात आएगी तो वहाँ पे उसकी शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी। कैसे होगी? टीचर वो जानता है, सारे सिद्धांत को वो जानता है, समझता है, पर जब बोलने की बात आएगी, लिखने की बात आएगी, और कुछ उसमें और इनोवेटिव चीज़ें करने अगर वो चाहेगा भी, तो उसके लिए पहले उसे डिक्शनरी उठानी है, उसे अच्छी कोचिंग करनी पड़ेगी। तो जितनी ऊर्जा हमने वहाँ बर्बाद की, अगर हम उस भाषा को जो विद्यालय में वो सीखा है, उसी भाषा को निरंतर हम अगर लेके आगे जाएं, तो शायद वो बहुत ही अच्छा कर सकता है, और जिससे हमें एक अच्छा वैज्ञानिक तो मिलेगा ही। अगर हम चाहें तो सोशल साइंटिस्ट भी हमारे देश में अच्छे पैदा हो सकते हैं। और चूंकि भाषा का समाज से बहुत ही गहरा नाता है, समाज और भाषा का एक गहरा नाता ऐसे है कि समाज का निरंतर चलना वो भाषा पे आधारित है। हमारे समाज की जो भी व्यक्तिगत, जैसे सामाजिक जो भावनाएं होती हैं, अलग अलग समाज की अलग अलग भावनाएं हैं, तरीके अलग होते हैं। कुछ में लोग कहते हैं कि अग्रेसिवनेस है, कुछ भाषाओं में ज़्यादा कहते हैं अग्रेसिवनेस का मतलब है कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो मधुर कही जाती हैं, कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसमें रफ एंड टफ कुछ ऐसे शब्द होते हैं।
तो जो मधुर भाषाएं हैं या भाषा, हम हमारी बात हो रही है भाषा की। मुझे लगता है कि विद्यालयी शिक्षा में अगर भाषा को एक शक्ति के तौर पे देखना है तो हमें बस ये नहीं फोकस करना होगा कि हिंदी का टीचर है या इंग्लिश का टीचर है या फिर किसी और जो भाषाई टीचर हैं उसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं या ध्यान देते हैं। ठीक है, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि अगर साइंस का भी टीचर है या सोशल साइंस का टीचर है या और भी जो वोकल हमारे कुछ टीचर होते हैं, फिजिकल टीचर होते हैं, तो उनको उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं होता है सरकार का। वो सोचते हैं अरे वो साइंस के टीचर हैं तो साइंटिफिक लैंग्वेज अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बेहतर तरीके से हिंदी, बेहतर तरीके से भाषा के ऊपर अगर उसकी कमांड रहे तो वो अपनी बात को आसानी से कह सकता है, या उसके पास एक वोकैब रहे, एक शब्दों का अच्छा कहते हैं कि मिश्रण रहे, तो वो चीज़ों को आसानी से समझा सकता है, बता सकता है। भाषा तो एक ऐसी है जिससे विविध प्रकार के उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। अगर उसकी भाषा पे कमांड रहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है जिसमें कि साइंस के टीचर ने मान लिया कि मैं साइंस का टीचर हूँ, मेरे पास भाषा की कमी है, शब्दों की कमी है और मैं इस तरह से चीज़ों को नहीं बता सकता। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो उसमें ये एक चीज़ होती है कि वो पहले से अपने को बूस्टअप करते हैं कि मैं साइंस का टीचर हूँ, सोशल साइंस का टीचर हूँ, इतिहास में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। भाषा के टीचर के अलावा भी हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो और जहाँ तक शक्ति की बात आती है तो मुझे एक वाक्य याद आता है। वाक्य क्या है, ये मैं एक किताब से होके पेज पलटते हुए अक्सर ध्यान आ जाता है। तो जीत आपकी एक बुक है शिव खेड़ा की, मैंने पढ़ी है उसमें। तो वो शिव खेड़ा ने बहुत अच्छे से बताया है कि भाषा का कितना असर पड़ता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हम हमारी उम्र के लोग भी हों। हिटलर को सब जानते हैं, एडोल्फ हिटलर की बात हो रही है। तो एडोल्फ हिटलर के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। अपने ऐसी नहीं कि उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, मूछें बहुत लंबी चौड़ी थी, कुछ ऐसा शक्तिशाली व्यक्तित्व था उसका, पर कहा जाता है कि भाषा उसकी इतनी स्ट्रांग थी, उसकी जर्मन लैंग्वेज पे इतनी कमांड थी, और रात को वो जब सुबह स्पीच देनी होती है, रात को वो प्रैक्टिस करता था। वो रात भर शीशे के सामने अपने को खड़े रख के शब्दों का सही चयन, कैसे बोलना है, शब्द बर्बाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने शब्द बर्बाद होंगे उतना लोगों का उसके ऊपर से ध्यान हटता जाएगा। शब्द कम रहे, शब्द का चयन सही रहे। और वो इस पे इतना फोकस करता था क्योंकि उसे पता है कि उसके पास जो शक्ति है वो है बोलने की शक्ति। वो बोल के चीज़ों को बहुत अच्छा से कर सकता है, जो भी उसकी मनसा थी वो उसको पा सकता है, क्योंकि उसके पास न हथियार था इतना, तो एक शक्ति थी, भाषा की शक्ति। तो अगर हम इस तरह से सोचें कि बच्चों के अंदर या बच्चों के मानसिक जो विकास होता है, और ये तो कहा ही गया है, रूसो ने कहा है कि बच्चों का मस्तिष्क जो है एक टैबुला रासा है, एक कोरा कागज है, जिस पे हम जो लिखेंगे, चाहे हम भाषा की शक्ति के बारे में सोच के चीज़ों को बच्चों को बताएं, किसी भी विषय के बारे में, और चाहे तो कहें कि बस चलिए ठीक है, चल रहा, क्लासेस चल रही हैं, हमने बता दिया, लिखी हुई चीज़ें हमने समझा दी, अपने तरीके से समझे तो समझे, नहीं तो क्लास तो चल रही है। तो इस तरह का जो विचार होता है वो बहुत ही हार्मफुल है अगर हम खाना पूर्ति करें। तो शक्ति का मामला यहाँ तक है। मुझे जब भी भाषा की शक्ति ये टाइटल मैंने देखा तो मुझे मेरे दिमाग में हिटलर याद आया कि व्याख्यान या स्पीच क्या होती है। और अब इसको मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहूँगा, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पॉलिटिकल बातें करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे नेतागण हैं जिनका ठीक है, जिनकी कह सकते हैं कि डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से, कोई ऑक्सफोर्ड से, कोई कहीं से पढ़ा लिखा है, पर उनके पास डिग्री होने के साथ साथ वो कला नहीं है, वो भाषा का जो एक जादुई रूप होता है उनके पास वो मिस करते हैं, जिसकी वजह से शायद लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते हैं या वो उतने फेमस नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग सब सारे विद्वान लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जो मंत्रमुग्ध, मतलब आप बैठे हैं और आप एक तरह से इंटॉक्सिकेशन होता है उसके अंदर, एक फैसिनेशन होता है, एक नशा भी है, एक जादू है, बस आप सुनना चाहेंगे। और इसमें मैं मानता हूँ अगर आप लोग कुछ पर्सनल चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप ओशो को सुनते होंगे,
मैं उनको अक्सर सुनता हूँ। किसी भी विषय पे अगर आप ओशो के व्याख्यान को सुनिए, चाहे वो बहुत ही निम्न घर की बातें कर रहे हैं, चाहे वो फिलॉसफी की बातें करें, चाहे वो गौतम बुद्ध की बातें करें, महावीर की बातें करें, वहाँ पे भी उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को, शब्दों को बताने की कोशिश, शब्दों के सहारे बताने या समझाने की कोशिश की है कि बस उन्हें सुनते रहने का मन करता है। तो भाषा एक एक शक्ति तो है ही, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वेपन्स हैं या कुछ ऐसे चीज़ें काम करती हैं। बस ये है कि शब्द जो हैं, और लोग कहते भी हैं, हमारी हिंदी मूवीज़ में डायलॉग्स भी हैं कि जो है थप्पड़ से डर नहीं लगता, बातों से मतलब बातें इतनी लग जाती हैं लोगों को कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो शक्ति नहीं रहती तो लोग हर्ट नहीं होते, भावनाएं আহিत नहीं होती लोगों की, और लोग जो हैं रोते नहीं, लोग जो हैं इस तरह की, तो कई बातें जो हैं हमें लग जाती हैं। तो भाषा में तो शक्ति है, नो डाउट। और चीज़ें इस तरह काम करती हैं। हमें शिक्षा के माध्यम से भाषा को, बच्चों को